Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many salt sample question papers for various IGNOU courses. तो हमारे पास कोर्स कोड है असाइनमेंट का BHDAE 182 और उसका नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो हम इसका असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। विविध रूप मतलब डिफरेंट टाइप्स, जितने टाइप्स की भाषा है उसके रूप पे हमें प्रकाश डालने की कहा है। पहला आता है भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर, मतलब जोग्राफिकली भाषा के टाइप्स। तो पहला है व्यक्ति बोली, मतलब आइडोलेक्ट। तो आइडोलेक्ट का मतलब है किसी निश्चित समय पर व्यक्ति विशेष का समूचा वाक व्यवहार उसकी व्यक्ति बोली है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की कोई बोलने का तरीका है, उसे बोलते हैं आइडियोलेक्ट। फिर आता है स्थानीय बोली, मतलब एक लोकेलिटी के हिसाब से स्थानीय बोली बोली जाती है। फिर आता है उपबोली, फिर बोली। उपबोली क्या होती है? सब डायलेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं छपरिया, खखार, शावरी, गोरखपुरी, नागपुरिया आदि भोजपुरी की उपबोलियां हैं। फिर आता है डायलेक्ट। डायलेक्ट होता है जैसे बिहारी भाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो बिहारी एक भाषा है, उसकी सब भाषाएं हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। उपभाषा, उपभाषा आती है जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली बोली शामिल है। फिर भाषा, एकाधिक बोलियां और अथवा उपभाषाएं निकलकर एक भाषा बनती है। एक से ज्यादा बोलियां और उपभाषाएं मिलकर के बनाती हैं एक भाषा को बनाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी 5 उपभाषाएं। प्रयोग के आधार पर पहले आता है सामान्य बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं। फिर आता है साहित्यिक भाषा, साहित्यिक मतलब लिटरेचर में लिखी जाने वाली लैंग्वेज। फिर व्यावसायिक, मतलब जो व्यावसायिक हम पत्र लिखते हैं तो उसमें अलग तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है, जैसे कार्यालयी भाषा हो गई। राजभाषा, या सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है, उसको राजभाषा कहते हैं। फिर राष्ट्रभाषा पूरे नेशन की है। गुप्त भाषा मतलब कि किसी को, मतलब कोड लैंग्वेज कहेंगे हम इसे, किसी विशेष वर्ग या समुदाय संप्रदाय में प्रयुक्त भाषा को गुप्त भाषा कहते हैं। मृत भाषा मतलब कि डेड लैंग्वेज, जो भूतकाल में मतलब जीवन भाषा के रूप में विपुल साहित्य भंडार के साथ प्रयोग होने वाली जो भाषा राजकाज में भी प्रयुक्त होती रही, किंतु अब क्या हुआ, अब उसका व्यवहार अब उसका व्यवहार अब है ही नहीं, मतलब सामाजिक दृष्टि से भाषा अब यूज ही नहीं होती, जैसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि। फिर निर्माण के आधार पर सहज कृत्रिम, सामान्य कृत्रिम, गुप्त कृत्रिम, फिर मानक या परिनिष्ठित भाषा, फिर आती है मानकेतर भाषा, फिर अमानक भाषा। प्रकार्य के आधार पर, प्रकार्य मतलब कार्य करने के तरीके पे, संपूरक भाषा, परिपूरक भाषा, सहायक भाषा, समतुल्य भाषा। फिर आता है ऐतिहासिकता के आधार पर, ऐतिहासिकता मतलब जो एंशियंट लैंग्वेज थी। फिर आता है मूल या उद्गम भाषा, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा, आधुनिक भाषा। सम्मिश्रण मतलब कि मिक्स्ड, जो पहले आती है पिजिन, फिर आती है क्रियोल। पिजिन क्या है? जिसे दो भाषाओं को संपर्क में बनाते हैं तो उससे वो मिश्रित भाषा पिजिन कहलाती है। फिर क्रियोल, पिजिन का विकसित वर्ग हम क्रियोल कहते हैं। पिजिन बोलने वाली पीढ़ी की भावी पीढ़ी पिजिन को क्रियोल में बदल देती है। फिर आती है लिखित संप्रेषण के स्वरूप एवं विकास का विवेचन कीजिए। लिखित संप्रेषण क्या हुआ? मतलब जो राइटिंग में हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसके तरीके का। फिर है संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप है, मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है संप्रेषण, मतलब बातचीत करना। तो जिस प्रकार वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है, उसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और प्रस्तुत करने पर पड़ता है। संप्रेषण क्या है? मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता, बहुत ही एसेंशियल है, और उसके द्वारा ही समाज की संचालन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। मतलब जो संप्रेषण है, मतलब बातचीत के द्वारा ही समाज की संचालन हो सकता है, मतलब समाज में हम बातचीत के थ्रू ही संचालन चल सकता है, मतलब सोसाइटी इस तरीके से ही वर्क कर सकती है। इसके अभाव में मानव समाज की कमी है,
तो उसके अभाव में अगर संप्रेषण ही नहीं है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम उस समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते जहाँ बातचीत ना हो, क्योंकि परिवार से लेकर जन समूह, राष्ट्र या विश्व के तक के सुचारू संचालन में सफल संप्रेषण की आवश्यकता है। उसके अभाव में क्या होता है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। अगर संप्रेषण ही नहीं होगा तो सारी व्यवस्थाएं क्या होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। अगर कोई एक कुछ कह रहा है तो दूसरा समझ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम संप्रेषण बोलेंगे। लिखित संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जो लिखित हो। दो तरह के संप्रेषण हो गए, मतलब पहला हो गया मौखिक लिखित, तीसरा हो गया अशाब्दिक अथवा आंगिक संप्रेषण। तो जो लिखित संप्रेषण है उसमें लिखित तरीके से हम बातचीत होती है और इसमें क्या होता है, इसके रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं। फिर वर्णात्मक लिपि व्यवस्था। मनुष्य जब लेखन कला की ओर बढ़ा तो उसने अक्षरों की रचना की। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए ताकि बिना किसी दुविधा के विभिन्न ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाए जा सके। वर्ण लिपि व्यवस्था सहज थी क्योंकि कुछ ध्वनियों के लिए निर्धारित लिपि चिन्हों के अनगिनत शब्द बनाए जा सकते थे। फिर आता है देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था। देवनागरी में क्या हुआ, जो देवनागरी लिपि को संसार की सभी लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक माना गया है, मतलब सबसे ज्यादा साइंटिफिक माना गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ध्वनि को जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक स्वनिम या ध्वनि के लिए एक ही निश्चित प्रतीक चिन्ह है। यहाँ इसमें क्या है कि देवनागरी को क्या मानते हैं, संसार की सभी लिपियों में सबसे ज्यादा साइंटिफिक मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ध्वनि को मतलब जिस हिसाब से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं उस हिसाब से लिखते भी हैं। मनुष्य के पास संप्रेषण के लिए भाषा के दो रूप हैं, भाषा का उच्चरित रूप और भाषा का लिखित रूप। लिखित संप्रेषण के लाभ। प्रत्येक संपर्क अनावश्यक है, भावी संदर्भ, स्पष्टता, सोचने का समय। लिखित संप्रेषण के दोष, गोपनीयता का अभाव, अनावश्यक देरी, प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है, लोच का अभाव, मतलब लोचदार कम होता है क्योंकि एक बार संदेश प्रेषित होने पर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अब आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद पर विचार कीजिए। तो उच्चारण स्थान को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला आता है कंठ्य, फिर दूसरा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका मतलब नाक से बोले जाने वाला, ओष्ठ मतलब ओठ से बोले जाने वाला जिसमें ऊ की आवाज आए, जैसे प, ऊ, अ, ये सब क्या है, ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। और अब आता है कंठ तालु, ए, फिर कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ व, जिह्व मूल क ख ग। फिर आता है काकल्य वर्ण है ह और अह, वत्सर्य वर्ण है न ल और स। स्वर की विशेषता होती है कि उस स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है, मुख विवर थोड़ा आवश्यक खुलता है, जिह्वा और ओष्ठ परस्पर स्पर्श नहीं करते। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र से बाहर निकलती हुई श्वास वायु मुख नासिका के संधि स्थल या मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होकर मुख एवं नासिका से निकलती है। तो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो सबसे पहले आता है काकल्य व्यंजन और फिर आता है जिह्व मूलीय व्यंजन, कोमल तालव्य, मूर्धन्य व्यंजन, कठोर तालव्य व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन और ओष्ठ्य व्यंजन। बात है हमारे पास अन्विति। अन्विति से आप क्या समझते हैं, उस उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक भाषा में क्या होता है, अन्विति के लिए अपने स्वतंत्र नियम होते हैं और उससे अन्विति का मतलब है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना। आदि वाक्य जो ये दिया हुआ है इसमें अन्विति नहीं है, अतः ये वाक्य ही नहीं है। इसी प्रकार हिंदी में राम जाती है, मैं आते हैं, इनमें भी अन्विति के अभाव से वाक्य नहीं कहलाता है। तो जो संस्कृत में, हिंदी में कृतवाच्य में कर्ता तथा क्रिया में कर्मवाच्य में कर्म तथा क्रिया में अन्विति होती है। कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय, फिर संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, फिर संबंध और संबंधी का अन्वय, विशेषण और विशेष्य का अन्वय। प्रश्न 5 है हमारे पास, वचन विधान पर प्रकाश डालिए। वचन विधान क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है वो वचन कहलाता है। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दो प्रकार के वचन है, एक वचन फिर परसर्गु युक्त एक वचन, ये का बहुवचन रूप।
जब अकारांत, आकारांत और एकारांत के स्थान पर अकारांत आ तथा एक ही जगह पर ओ कर दिया जाता है। इन संज्ञाओं के साथ ने, को, सा, के, से पर आदि परिसर्ग यूज होते हैं इसके साथ। देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी लिपि में वर्ण विचार क्या हुआ? वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है, मतलब ये पहला पार्ट है वर्ण विचार। जैसे भाषा की मूल इकाई जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट जो कि ध्वनि तथा वर्ण पे विचार किया जाता है। और इसके वर्ण विचार 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी मूल के अक्षरों की परिभाषा, भेद, उपभेद, उच्चारण, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। स्वर, वॉवेल, स्वर वर्ण होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे पास? जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जैसे अ, आ, ई, इन सब में क्या है? मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है। तो ए और ओ को अंग्रेजी में डिप्थोंग और ए और ओ को ट्रिप्थोंग कहते हैं, क्योंकि पहले 2 अक्षरों में 2 स्वरों का और अगले 2 अक्षरों में 3 स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। व्यंजन वर्ण उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या हुआ? जिन वर्णों का मतलब जिनका उच्चारण हम स्वरों के साथ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, जैसे 5 वर्ण, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, घ के नाम से जाने जाते हैं। और उसमें 5 वर्गों के पंचमाक्षरों ढ, या, ण, न, म को नासिक्य व पंचमाक्षर भी कहते हैं। अब आता है हमारे पास वाचन कौशल से आप क्या समझती या समझते हैं? वाचन क्या है? एक कला है। वाचन मतलब बोलना। तो वाचन एक कला है। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्या? उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है। क्योंकि सभी आभूषण तो बाकी जो अन्य सभी आभूषण है टूट व घिस जाते हैं। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया और पठन कौशल को कहा जाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? पढ़ने की क्रिया और पठन कौशल को। वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो मौन वाचन एक ही प्रकार का पाठन ही है। पाठन या वाचन के गुण एवं विशेषताएं, प्रत्येक अक्षर को सुंदर को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारित करना। वाचन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना। फिर है मधुरता, प्रभाव उत्पादकता और चमत्कारिक ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन करना। प्रत्येक शब्द को अनेक शब्दों से अलग कर उचित बल बनाना और विराम के साथ उसे पढ़ना। फिर आता है अर्ध स्वरों का परिचय दीजिए। अर्ध स्वर हो गए हमारे पास य, व, ड़, ढ। ये सब क्या हो गया हमारे पास? अर्ध स्वर, जिनमें आधा ही मुंह खुलता है। ल ध्वनि हो गई, र हो गई, प्राणत्व के आधार पर, जो श्वास खींचने के आधार पर हो गया। श्वास खींचने के आधार पर भी व्यंजनों में 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण, फिर है महाप्राण। अल्प प्राण जो है क, ग, ग, च, झ, ज, य, ट, ठ, ण, त, ल, न, प, ब और म। फिर आता है महाप्राण। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक समय तक खींची जाती है। ये वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण होते हैं। और स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। फिर अघोष व्यंजन क्या हुआ? जिसमें कोई कंपन नहीं होता, जैसे क, ख, च, ट, ठ, ये हो गए अघोष। फिर आता है सघोष, जिसमें तंत्रियों, स्वर तंत्रियों पर कंपन होता है, जैसे ग, घ। ये सब क्या है? अघोष सघोष व्यंजन। फिर आता है हमारे पास मौखिक संप्रेषण के मानसिक पक्ष को रेखांकित कीजिए। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना। मतलब बातचीत करना और जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करना। विचार हमारे लिए निर्देशक तत्व का कार्य करते हैं और ध्वनि नियंत्रण संवाहक का। जो थॉट्स है हमारे निर्देशक तत्व में डायरेक्टर्स हैं और वो क्या करते हैं? हमें ध्वनि यंत्र संवाहक का भी कार्य करते हैं। श्रवण कौशल किसे कहा जाता है? समझाइए। श्रवण कौशल भाषा कौशल विकास का प्रारंभ सबसे पहले श्रवण कौशल से होता है। श्रवण कौशल क्या होता है कि मतलब केवल सुनना मात्र नहीं है, किसी कथन को मतलब ध्यान पूर्वक सुनने, उससे सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने जैसे व्यवहार को या क्रमबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। तो एक शिक्षक विद्यार्थी में इस कौशल का मूल्यांकन कुछ कारकों के आधार पर करता है, जैसे ध्यान से सुनना, एकाग्रता, विषय से संबंधित प्रश्न पूछना और अनुकरण कर मानक वर्तनी करना।
तो इन कारणों को समझते हुए विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.